नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और बातचीत में शामिल होने की अपील की। वार्ता का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे दौर का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद और हैदराबाद में नगर निगम के लिए मतदान हुआ। भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी। एफपीआई, एफडीआई और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि। देश में लगातार 24वें दिन कोविड के नए मरीजों की संख्या 50,000 से कम रही। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। आज नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हालांकि यह निर्णय किसानों और उनके संगठनों पर निर्भर करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ये बैठक का तीसरा दौर था, जो अच्छा रहा। तोमर ने बताया कि बैठक का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा। परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार इस दिशा में नए कृषि कानून भी लाई है। अनुबंध पर खेती एक वैकल्पिक बाजार मॉडल है, जिसमें किसान और प्रायोजक जैसे थोक व्यापारी, प्रोसेसर और निर्यातक बुआई के समय आपस में एक समझौता करते हैं। वे किसान के लिए जोखिम मुक्त आय के बदले में अलग अलग प्रकार और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। एक रिपोर्ट। इस तरह के समझौते किसानों को कई फायदे पहुंचाएंगे, जिसमें गुणवत्तापूर्ण तकनीक तक पहुंच, खेती की नवीनतम प्रक्रिया, अत्याधुनिक कृषि यंत्र और मंडी में सुगम पहुंच शामिल है। ये बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाली उपज की खेती में भी मदद करेंगे। ये व्यवस्था किसानों के लिए बाजार की पहुंच को सुगम बनाएगा और निर्यात के लिए उच्च दर वाले बाजारों में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसानों के पास उत्पाद के लिए अपनी पसंद की बिक्री मूल्य तय करने हेतु अनुबंध में पूरी शक्ति होगी। वे अधिकतम 3 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त करेंगे। अनंत कुमार के साथ आकाशवाणी दिल्ली के लिए नवीन कुमार। भारत ने कहा है कि देश में किसानों के संबंध में कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां उचित नहीं हैं, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने टिप्पणियों में जानकारी का अभाव बताते हुए कहा कि राजनयिक वार्ताओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में आज 43 क्षेत्रों में मतदान हुआ। इनमें से 25 क्षेत्र कश्मीर घाटी और 18 जम्मू के हैं। इस चरण में 321 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच पद के 83 और पंच के 331 रिक्त सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में मतदाताओं ने लंबी कतारों में उत्साह के साथ मतदान किया। जिला विकास परिषद के 8 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण में शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में 52% मतदान हुआ था। अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जिला विकास परिषद का ये पहला चुनाव है। उत्तर प्रदेश में द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की 11 विधान परिषद सीटों का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी बड़ी घटना की कोई खबर नहीं है। करीब 55.5% मतदान हुआ। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एक रिपोर्ट। बसपा को छोड़कर सभी प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से खंड स्नातक सीटों के लिए 114 और खंड शिक्षक सीटों के लिए 85 उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ खंड स्नातक सीट पर हैं और सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोविड-19 नियमों का चुनाव के दौरान कड़ाई से पालन किया गया और किसी भी मतदान कर्मी या मतदाता को बिना मास्क के मतदान की इजाजत नहीं थी। मतदान कर्मियों के अलावा चुनाव ड्यूटी पर 962 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 413 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। इन 11 सीटों के लिए कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जनपदों को छोड़कर राज्य के 72 जिलों में मतदान हुआ। मतों की गिनती बृहस्पतिवार को की जाएगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान आज शाम संपन्न हुआ। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद संभागों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों तथा पुणे और अमरावती प्रभागों में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ। चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित कई जानी मानी हस्तियों ने आज मतदान किया। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि शाम 5 बजे तक औरंगाबाद स्नातक प्रभाग के लिए 61.08% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पुणे स्नातक प्रभाग में 50.30% मतदान दर्ज किया गया। नागपुर स्नातक प्रभाग में 54.76% मतदान दर्ज किया गया। वहीं अमरावती शिक्षकों के लिए 82.91 और पुणे शिक्षकों के लिए 70.44% मतदान हुआ। अमरावती और नागपुर दोनों जिलों में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी और विपक्षी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वृहद हैदराबाद नगर निगम चुनाव में आज लगभग 40% मतदान हुआ। चुनाव में कुल 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित मेयर पद के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 150 जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 149 वार्डों में चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 146, तेलुगु देशम पार्टी ने 106, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 51 और वामदल ने 51 वार्डों के लिए उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में 76 उम्मीदवार पंजीकृत दलों से और 415 ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग लिया। भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी है। ये संकेत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश के रुख से मिले हैं। ये रुख भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थायित्व में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भारत में प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये प्रमुख रूप से शेयर बाजार में निवेश के रूप में आई और भारत में 1 महीने में अब तक सबसे अधिक FPI निवेश हुआ। पिछले महीने की 28 तारीख तक FPI का भारतीय बाजार में कुल निवेश 62,782 करोड़ रुपए था। इनमें से इक्विटी बाजार में निवेश की मात्रा 60,358 करोड़ रुपए थी और ऋण बाजार और हाइब्रिड बाजार में निवेश 2,424 करोड़ रुपए का था। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर तक की दूसरी तिमाही में भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28,102 मिलियन डॉलर रहा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 CNG स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को ऊर्जा मिश्रण द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी, साथ ही इससे COP21 की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आयात पर होने वाली लागत और आयात निर्भरता कम होगी।
श्री प्रधान ने कहा कि महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के पास 100 सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना देश में 1000 एलएनजी स्टेशन स्थापित करने की है, जिसके लिए अगले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड ऑफ ट्रेड बीओटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2021 से 2026 के लिए नई विदेश व्यापार नीति एफटीपी तथा घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर केंद्रित होगी। बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार और उद्योग के साथ नियमित चर्चा और परामर्श करने तथा भारत के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देने का अवसर प्रदान करता है। ये राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड आयात और निर्यात नीति, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट परफॉर्मेंस तथा निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्ट्रैटेजी का अवलोकन करेगा। सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर आज हस्ताक्षर किए। इससे मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा घर, उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अपर सचिव डॉक्टर सीएस महापात्रा ने बताया कि इस परियोजना से राज्य सरकार को 24 घंटे बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नेटवर्क को मजबूत करने, मीटर रीडिंग और बिल बनाने की दक्षता में सुधार होगा तथा राज्य को तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। मेघालय में 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, लेकिन राज्य में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सब स्टेशनों के कारण अक्सर बिजली पहुंचाने में बाधा आती है। राज्य में कहीं कहीं पुरानी तकनीक का उपयोग करने के कारण तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान भी होता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और बातचीत में शामिल होने की अपील की। वार्ता का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे दौर का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, लगभग 49% मतदान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद और हैदराबाद में नगर निगम के लिए मतदान हुआ। भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी। एफपीआई, एफडीआई और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि। देश में लगातार 24वें दिन कोविड के नए मरीजों की संख्या 50,000 से कम रही। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता प्राप्त की है।
लगातार 24 दिन से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 31,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई है। लगभग 42,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक करीब 88,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब 20 गुना ज्यादा है। वर्तमान में देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान से हैं। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 9,70,000 कोविड जांच की गई। इसके साथ ही कुल जांच का आंकड़ा लगभग 14,13,50,000 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में जांच ने कोविड के संक्रमण की दर को 4% से नीचे बनाए रखा है। देश में हो रही दैनिक जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों का 5 गुना है। देश की दैनिक कोविड जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। इस समय देश में कोविड परीक्षण के लिए 2,170 प्रयोगशालाएं हैं। देश में प्रति 10 लाख कोविड संक्रमण और प्रति 10 लाख मृत्यु दोनों ही कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने समूचे मंत्रिमंडल के सामने कोविड का उल्लेख 29 जनवरी को किया था और इसे गंभीरता से लेने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया था कि भारत इस बीमारी को विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण से देखेगा। उस समय भारत में संक्रमण का एक भी मामला नहीं था। मार्च की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर हर दिन भारत के आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत में कहा कि वे स्थिति का सही आकलन जनता की नजरों से अलग होकर करें। इसके बाद श्री मोदी ने मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में कोविड की स्थिति पर चर्चा की और मंत्रियों से उनके क्षेत्रों में स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों से लेकर खिलाड़ियों तक समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत की है ताकि उन्हें जागरूकता फैलाने और उनकी विशेषज्ञता के इस्तेमाल से मीडिया को प्रेरित किया जा सके। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कोविड महामारी के प्रसार को रोकने में एक निर्णायक पहलू साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, जिसका लोगों ने जबरदस्त उत्साह के साथ पालन किया। इसके बाद श्री मोदी ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की और अपने संबोधन में स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने के लिए जान है तो जहान का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथ धोने की अपील की, जिसके प्रति लोगों में उत्साह दिखा। इसके बाद अनलॉक फेज से पहले प्रधानमंत्री ने देश को फिर से संबोधित किया और जान भी जहान का मूल मंत्र दिया। भारत ने सही समय पर लॉकडाउन अपनाया और जल्द ही अनलॉक फेज में भी आ गया। इन सभी चरणों के दौरान श्री मोदी के व्यक्तिगत नेतृत्व ने हर भारतीय को आश्वस्त किया कि देश सुरक्षित हाथों में है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्री परिषद ने विधानसभा का आगामी सत्र रद्द करने की सिफारिश की है। ये सत्र धर्मशाला में अगले सप्ताह शुरू होने वाला था। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 7 से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित शीतकालीन विधानसभा सत्र नहीं बुलाने का निर्णय लिया गया। गुजरात सरकार ने आरटी-पीसीआर परीक्षणों पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आज हुई कोर ग्रुप की बैठक में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षणों की दर को कम करने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि अब निजी प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर परीक्षण 800 रुपये में किया जाएगा, जबकि घर और अस्पताल से ऐसे परीक्षण के लिए 1100 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की किट की कीमतों में कमी के चलते दर को कम करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच कोविड रोगियों के इलाज के लिए एक नई 418 बिस्तर की सुविधा अब अहमदाबाद के किडनी अस्पताल के मंजूश्री मिल कंपाउंड में तैयार की गई है। इस 418 बेड में से 336 ऑक्सीजन बेड है, जबकि 82 वेंटिलेटर की सुविधा के साथ आईसीयू बेड है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का कोविड-19 के कारण आज निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभय भारद्वाज एक प्रतिष्ठित वकील थे और समाज की सेवा में अग्रणी थे।
सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया है कि वे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत मास्क और दस्तानों को कूड़े में फेंकने से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोई भी चीज के लिए, चाहे आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है, एक सैनिटाइजर है, और एक तीसरी चीज है जो प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करके फिर इनको कट करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहां बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ और तपेदिक से पीड़ित रोगियों का पता लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू होने वाले महीने भर के अभियान में 8 करोड़ 66 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नागरिकों से अपील की है कि वह सर्वेक्षण के लिए आने वाले पथकों को पूरा सहयोग दें। श्री टोपे ने कहा है कि इस अभियान द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कुष्ठ रोग तथा क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को हर आवश्यक चिकित्सा प्राप्त हो। पिछले वर्ष की तुलना में टीबी के रोगियों की संख्या में भारी गिरावट को देखते हुए यह सर्वेक्षण और भी महत्वपूर्ण बन गया है। सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस के डर से कई लोग जिन्हें खांसी की परेशानी है वह अपना परीक्षण नहीं करवा रहे, जिससे यह बीमारी और लोगों खासकर उनके घर वालों में फैलने का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वह रोगियों के इलाज का पूरा खर्च करने के लिए तैयार है। वहीं मुंबई के जी दक्षिण वार्ड से सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। मुंबई का नागरिक निकाय आने वाले दिनों में 50 लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण करेगा, जिसमें न केवल टीबी और कुष्ठ रोग बल्कि कोविड-19 के लक्षणों की भी जांच की जाएगी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज सुबह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने अत्यधिक जटिल युद्धाभ्यास करते हुए सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर वार किया। ब्रह्मोस ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा रूस के NPON ने विकसित किया है। मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों में तैनात किया गया है। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 2001 में हुआ था और आज तक विभिन्न जहाजों, मोबाइल लॉन्चर और Su-30 MKI विमानों से कई परीक्षण किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तट पर बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र के मद्देनजर श्री गौबा ने तमिलनाडु और केरल के मुख्य सचिवों, लक्षद्वीप के सलाहकार तथा विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि हवा के बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण चलने वाली हवाएं तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दक्षिणी तट को प्रभावित कर सकती हैं तथा अगले 3 दिनों के दौरान तेज से और अधिक तेज बारिश हो सकती है।
कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भी आवश्यक तैयारी की जाए। इस बीच बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में स्थित हवा का गहरा दबाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये वर्तमान में श्रीलंका में त्रिंकोमाली के दक्षिण पूर्व में 460 किलोमीटर और कन्याकुमारी से 860 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। इसके अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने और तेज होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। ये 2 दिसंबर को शाम या रात तक त्रिंकोमाली के पास श्रीलंका तट को पार करके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। 3 दिसंबर को सुबह मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र में इसके पहुंचने की उम्मीद है। 4 दिसंबर को ये चक्रवाती तूफान सुबह के समय पंबन और कन्याकुमारी के बीच तटों को पार कर सकता है। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उधर केरल में आने वाले दिनों में भारी बारिश, तेज हवाओं और चक्रवात की चेतावनी के बाद युद्ध स्तर पर काम जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान बुरेवी में बदल सकता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वो तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक दक्षिणी जिलों में राहत गतिविधियों का समन्वय और सुविधा प्रदान करें। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। नौसेना और कोस्ट गार्ड तटवर्ती क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्था कर रहे हैं। दक्षिण केरल में बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। अगले आदेश तक केरल तट पर मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद संसद में कानून बनाकर इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने देश को आश्वासन दिया कि बीएसएफ पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार है। बीएसएफ के जवान 60,000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में अपने शौर्य और कर्मठता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन लोगों को वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व भर में 3 करोड़ 80 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित थे। भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद से इस संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया। आकाशवाणी समाचार को दिए एक विशेष साक्षात्कार में भारत में संयुक्त राष्ट्र के एड्स निदेशक बिलाली कमारा ने एड्स की रोकथाम और नियंत्रण में भारत की भूमिका की प्रशंसा की और आने वाले वर्षों में प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। Not forget people who have gone. Always remember we can win. We can win because we are on the way of winning, specifically in India. I want to invite everybody to really remember that we can win against HIV/AIDS as a public health threat by 2030. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सुबह 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और बातचीत में शामिल होने की अपील की। वार्ता का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे दौर का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। लगभग 49% मतदान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में राज्य विधान परिषद और हैदराबाद में नगर निगम के लिए मतदान हुआ। भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी। एफपीआई, एफडीआई और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि।
देश में लगातार 24वें दिन कोविड के नए मरीजों की संख्या 50,000 से कम रही और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।